हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्ट 53 ऑफ PYQ सीरीज़, जिसमें हम कवर करेंगे जीके पीएससी का क्वेश्चन पेपर रिलेटेड टू असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, काफ़ी सारी क्वेरीज जो हैं इससे रिलेटेड आ रही थी कि मैम प्लीज़ आप कवर करें जेके पीएससी का एग्ज़ाम, क्योंकि 27 सितंबर को उसका एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो, क्वालिटी ऑफ पेपर जो है मैं सब जगह से सर्च कर चुकी थी, तो PDF मुझे इससे बेटर क्वालिटी में कहीं नहीं मिल रहा है डाउनलोड जिसको हम कर सकें, तो इसलिए आपको आज इससे काम चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसको जो है कंसिडर किया जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में अगर हम बात करें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कन्वेंशन जो है 1972 में जो है वो बनाया गया था और जो है वो अडॉप्ट किया गया था और फोर्स में आया था 1975 में। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कन्वेंशन जो है 1972 में हुआ था और 1975 में जो है वो आपका फोर्स में आया था। और इंडिया ने इसको कब साइन किया था? इंडिया ने इसको 14 नवंबर 1977 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को जो है इंडिया ने इसको साइन किया था। और दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात करें तो इंडिया में एट प्रेजेंटली कितनी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो टोटल जो है मई 2025 तक अगर देखें तो टोटल 43 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में प्रेजेंट है, जिसमें से 35 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट हैं और 1 मिक्स साइट है। ठीक है, मिक्स साइट जो है वो आपकी कहाँ पर लोकेटेड है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे मुझे कमेंट करके कि मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ पर लोकेटेड है। एक ही मिक्स साइट है इंडिया में अभी तक। ठीक है, तो 7 जो नेचुरल साइट है उसमें से अगर हम बात करें, क्या दुधवा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व को कंसिडर किया जाता है उसमें? नो। क्योलाइडो नेशनल पार्क को कंसिडर किया जाता है? येस, बिकॉज क्योलाइडो नेशनल पार्क में जो है आपका बहुत यूनिक तरीके के बर्ड जो है हमें देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ग्रेट हिमालयंस में भी बहुत रेयर स्पीशीज़ जो है हमें देखने को मिलती हैं, तो इसको भी कंसिडर किया जाता है। इम्पॉर्टेंटली अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंस क्योलाइडो नेशनल पार्क का कहाँ पर लोकेटेड है? राजस्थान में लोकेटेड है। काजीरंगा को, क्योलाइडो नेशनल पार्क को, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीनों को 3 साइट को जो है आपका 1985 में रखा गया था सबसे पहले। तो काजीरंगा 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट आगे के लिए याद रख लो, काजीरंगा नेशनल पार्क, क्योलाइडो नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा विच इज़ लोकेटेड एट असम, क्योलाइडो नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड एट राजस्थान, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ लोकेटेड एट असम। तो असम की 2 साइट 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखी गई थी, एक काजीरंगा और मानस, और तीसरा राजस्थान से आता है क्योलाइडो नेशनल पार्क। काजीरंगा की अगर हम बात करें, इट इज़ दी होम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनो। तो वन हॉर्न राइनो की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमें कहाँ देखने को मिलती है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसीलिए ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्योलाइडो नेशनल पार्क की, इट इज़ इम्पॉर्टेंट मैन मेड वेटलैंड प्रोवाइडिंग द रिफ्यूजी टू माइग्रेटरी वाटर बर्ड। तो यहाँ पे माइग्रेटरी वाटर बर्ड जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं और यहाँ पर क्या है आपका मैन मेड वेटलैंड जो है वो प्रेजेंट है। तो क्योलाइडो नेशनल पार्क में हमें क्या मिलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलते हैं, दैट्स वाई वी कंसिडर एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रेट हिमालयज नेशनल पार्क कंजर्वेशन, तो ग्रेट हिमालयज नेशनल पार्क कंजर्वेशन 2014 में रखा गया था। इसको 2014 में जो है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था और कहाँ लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। एंड वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? टू डाइवर्स इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ ग्रेट हिमालयन इंक्लूडिंग द ग्लेशियर्स, एल्पाइन मीडोज एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए जो है यहाँ पे बहुत ही यूनिक तरीके का हेरिटेज हमें देखने को मिलता है। दैट्स वाई वी कंसिडर एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ड्यू टू ग्रेट हिमालयस इंक्लूडिंग द ग्लेशियर्स, एल्पाइन मीडोज एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ की वजह से। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अभी तो मैंने टोटल बताया कि 7 साइट है ना नेचुरल साइट, तो एक उसमें से आएगा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहाँ लोकेटेड है?
कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को कवर करता है। ठीक है, एंडेमिक, हाई एंडेमिक एंड बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। 2012 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। लार्जेस्ट ईस्चुरीज मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है यहाँ पर पाए जाते हैं और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर जो है आपका उसको भी 1988 में और 2005 में जो है आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कंसिडर किया गया था। उत्तराखंड में आपका लोकेटेड है। तो कौन कौन सी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 7 नेचुरल साइट, काजीरंगा, क्योलाइडू, मानस, सुंदरबन और नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर एंड वेस्टर्न घाट और ग्रेट हिमालयन, ये सारे के सारे क्या हैं? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एंड सी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था अगर आता होता तो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल रूल 2000, द हाईएस्ट द नाइट टाइम नॉइज स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब इन इंडस्ट्रियल एरिया आर। ये देखो नॉइज लेवल एयर पोल्यूशन जब मैंने कराया था तो स्टैंडर्ड मैंने बात कर रखी है कि स्टैंडर्ड्स कौन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं, क्या क्या, ये तो सारा मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, तो ड्यूरिंग डे टाइम इंडस्ट्रियल एरिया में 75 डेसिबल रहता है। ठीक है, कितना रहता है? 75 डेसिबल ड्यूरिंग डे टाइम। और कॉमर्शियल एरिया में 65 डेसिबल, रेजिडेंशियल एरिया में 55 और साइलेंट जोन जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नियर बाय 50 डेसिबल जो है ड्यूरिंग डे टाइम रहता है। और अगर ड्यूरिंग नाइट टाइम में बात करूँ तो इंडस्ट्रियल एरिया में आपका रहेगा 70, कॉमर्शियल एरिया में 65, रेजिडेंशियल में 50 और साइलेंट जोन में 45। तो इन्होंने क्या पूछा है? लिमिट पूछी है किसकी? इंडस्ट्रियल एरिया की ड्यूरिंग दी नाइट टाइम। तो कितना रहेगा? 70 डेसिबल। कितना रहेगा? 70 डेसिबल। अगर ये पूछते कि ड्यूरिंग नाइट टाइम कॉमर्शियल एरिया का कितना रहेगा? 65, 70, 65, 50, 45, 70, 65, 50, 45। तो इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल और साइलेंस। इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल और साइलेंस। इंडस्ट्रियल 70, कॉमर्शियल 65, रेजिडेंशियल 50, साइलेंस 45 ड्यूरिंग द नाइट टाइम। क्लियर है? द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे थे? सब्सटेंस टॉक्सिक टू रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल से जो है वो कौन सा सब्सटेंस टॉक्सिक होगा? और साथ ही साथ सब्सटेंस टॉक्सिक टू लंग्स, सब्सटेंस टॉक्सिक टू किडनी एंड सब्सटेंस टॉक्सिक टू लिवर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सब्सटेंस टॉक्सिक टू आरबीसी विच इज़ ब्लड से रिलेटेड है। तो ब्लड से रिलेटेड है तो हमने द स्टडी ऑफ ब्लड विच इज़ रिलेटेड टू हिमेटोलॉजी। ठीक है, तो हिमाटोटॉक्सिन, ये क्या होगा? हिमाटोटॉक्सिन। क्या होगा? हिमाटोटॉक्सिन। ठीक है, तो सब्सटेंस टॉक्सिक टू आरबीसी विच इज़ रिलेटेड टू हीमोटॉक्सिक। ठीक है, या फिर हिमाटोटॉक्सिक। द सब्सटेंस विच इज़ रिलेटेड टू लंग्स, लंग से पल्मोटॉक्सिक। सब्सटेंस टॉक्सिक टू किडनी, किडनी से नाफ्लोटॉक्सिक। नाफ्रोन सुना है? किडनी से रिलेटेड होता है, तो किडनी नाफ्रोटॉक्सिक। लिवर की बात करेंगे तो लिवर को हम क्या बोलते हैं? हैप्टा, तो हैप्टाटॉक्सिक। ठीक है, हीमोटॉक्सिक आरबीसी, पल्मोटॉक्सिक लंग, नेफ्रोटॉक्सिक किडनी, हैप्टाटॉक्सिक लिवर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। क्या फोटोकेमिकल स्मोक ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होती है? यस, बहुत बार बता चुकी हूँ ये टॉपिक में। फोटोकेमिकल स्मोक कंटेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। क्या उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नॉक्स और आपका ओजोन प्रेजेंट होता है? यस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोकेमिकल स्मोक बनाने में हेल्प करते हैं? तो आपका नॉक्स, वीओसीज, हाइड्रोकार्बन्स और ओजोन। ठीक है, दे विल फॉर्म दी फोटोकेमिकल स्मोक। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है कि फोटोकेमिकल स्मोक ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है एंड द फोटोकेमिकल बिकॉज फोटोकेमिकल स्मोक कंटेन अ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। सो करेक्ट आंसर है दोनों का। ठीक है, both A and R is correct and R is the correct explanation of A. So option number A is correct.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डिक्रीज बाय द फैक्टर 2, इंक्रीज बाय द फैक्टर 2 और डिक्रीज बाय द फैक्टर 4 और इंक्रीज बाय द फैक्टर 4। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, Q10 रूल अप्लाई होता है। Q10 रूल क्या होता है कि फॉर मोस्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म द रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर विद इन देयर टॉलरेंस लिमिट। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, इंक्रीज बाय फैक्टर 2। ठीक है, कैसे? Q10 रूल क्या कहता है, फॉर द मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में द रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बोले तो जैसे रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म डबल फॉर एवरी 10 सेकेंड राइज इन टेम्परेचर। क्या होता है, डबल हो जाता है हर 10 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर विद इन देयर टॉलरेंस रेंज, विद इन देयर टॉलरेंस रेंज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 2। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय द फैक्टर 2 by according to Q10 rule। Q10 जो होता है आपका टेम्परेचर एनर्जी एफिशिएंट रूल होता है, एनर्जी कोफिशिएंट रूल, टेम्परेचर कोफिशिएंट रूल इज Q10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द पार्शियली मोल्टन पोर्शन ऑफ अर्थ अपर मेंटल इज कॉल्ड, द पार्शियली मोल्टन पोर्शन ऑफ अर्थ अपर मेंटल इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर में बेसिकली इट इज़ द पार्शियली मोल्टन डक्टाइल लेयर ऑफ द अपर मेंटल, इट इज़ द पार्शियली मोल्टन डक्टाइल लेयर ऑफ द अपर मेंटल लाइंग जस्ट बिलो द लिथोस्फेयर, जस्ट बिलो द लिथोस्फेयर ये आपका प्रेजेंट होता है। एस्थेनोस्फेयर क्या होता है आपका, पार्शियली मोल्टन डक्टाइल लेयर होता है। ठीक है, पार्शियली मोल्टन डक्टाइल लेयर ऑफ अपर मेंटल विच इज लाइंग जस्ट बिलो दी लिथोस्फेयर। तो इस पे क्या होता है, लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो क्या करती है, फ्लॉट करती है। यहाँ पर एस्थेनोस्फेयर आपका प्रेजेंट है, इसके ऊपर कौन क्या फ्लॉट करता है, लिथोस्फेयर जो आपका फ्लॉट करता है। ये क्योंकि ये क्या होता है, पार्शियली मोल्टन रॉक होता है। अदर टर्म्स में अगर हम बात करें, राइजोस्फेयर, राइजोस्फेयर इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट बिकॉज इट्स सॉइल रीजन इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लांट रूट। राइजोस्फेयर क्या है, इट इज़ द सॉइल रीजन विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लांट रूट। मोल्टन स्फेयर की अगर हम बात करें, ये कोई स्टैंडर्ड टर्म होती ही नहीं है। रिजेस की बात करें तो ये मिड ओशियानिक रिजेस वेयर न्यू क्रस्ट इज फॉर्म, नॉट अ मैंटल लेयर, ये मैंटल का लेयर नहीं होता, लेकिन रिजेस क्या होते हैं, मिड ओशियानिक रिजेस जो हैं वेयर न्यू क्रस्ट इज फॉर्म, जब नई क्रस्ट फॉर्म होती है तो रिजेस जो हैं आपके फॉर्म हो जाते हैं। तो मिड ओशियानिक रिजेस आपके बारे आपने सुना भी होगा इसके बारे में, मिड ओशियानिक रिजेस। तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। असर्शन क्या कह रहा है, ए कंसंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन द लेक कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग यूट्रोफिकेशन। रीजन, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन द लेक विल इनहैबिटेड the growth of algae and other plant in the lake। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर हम देखें कि असर्शन क्या कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन लेक कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग द यूट्रोफिकेशन। सो सम टाइम नाइट्रोजन इन कोस्टल वाटर इज द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट विच रिड्यूसिंग इट्स लिमिट, ठीक है, विच रिड्यूसिंग इट्स लिमिट यूट्रोफिकेशन। तो बेसिकली क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट कौन से हैं आपके, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इन द लेक कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग द यूट्रोफिकेशन। क्या वो हेल्प करते हैं कंट्रोल करने में आपके यूट्रोफिकेशन को। दिस इज हैपनिंग एट द कोस्टल वाटर, नॉट ऑलवेज, सम टाइम, ठीक है। देन रीजन की अगर हम बात करें कि डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन लेक विल इनहैबिटेड द ग्रोथ ऑफ एल्गे एंड अदर प्लांट इन द लेक।
तो अगर डिक्रीज हो जाए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन, इट लेक विल इनहैबिटेट द ग्रोथ ऑफ एल्गे एंड प्लांट इन द लेक। तो क्या होगा कि इन आपके लेस फॉस्फोरस और नाइट्रोजन मीन लेस एल्कल ब्लूम्स और नाइट्रोफिकेशन जो है आपका स्लो हो जाएगा। तो इसमें क्या है, बोथ ए एंड आर इज़ ट्रू बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट है कि अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, तो वो आपका क्या कर देगा, लिमिट कर देगा यूट्रोफिकेशन प्रोसेस को, जिससे एल्गल ब्लूम्स जो हैं आपके फॉर्म नहीं हो पाएंगे, उसका प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट प्रोमिनेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट इन द ट्रोपोस्फेयर। इनमें से कौन सा जो है मोस्ट प्रोमिनेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट है इन द ट्रोपोस्फेयर? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या होते हैं, प्रोमिनेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आएंगे आपके जो डायरेक्टली एमिट आउट होते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स, SO2 और हाइड्रोकार्बन। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो आपके फॉर्म्ड होते हैं बाय द एटमॉस्फेयर इन द केमिकल रिएक्शन अमंग द प्राइम। जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में केमिकली रिएक्ट आउट होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपका क्या है, प्राइमरी है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी प्राइमरी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी प्राइमरी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ओजोन जो है आपका क्या है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है। इसके ऊपर मैं अलग से बहुत अच्छे से एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर कोई भी डाउट हो तो आप थ्योरी लेक्चर्स देख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर इन इंडस्ट्रियल स्टीम बॉयलर। रात को ही मैंने कल जो टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने ये डिस्कस किया था कि कौन सा मेथड जो है वो आपका वाटर सॉफ्टनिंग में हम यूज़ करते हैं। लाइम सोडा प्रोसेस, आयन एक्सचेंज मेथड, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो लाइम सोडा प्रोसेस जो है वो ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत लार्ज स्केल पे जो है वो वाटर सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ हो रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो आयन एक्सचेंज जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है वाटर आपका सॉफ्ट हो जाता है और ज़ीरो हार्डनेस हमें देखने को मिलती है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो आपके करेक्ट हैं। लेकिन आपसे अगर स्टैंडर्ड आंसर अगर कोई पूछे कि कौन सा मेथड जो है वो वाटर सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ हो रहा है, तो ट्रेडिशनली जो यूज़ कर रहे हैं हम उसको लाइम सोडा प्रोसेस ऑप्शन नंबर ए ही बोलेंगे, ठीक है। तो कॉमनली यूज मेथड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर इन इंडस्ट्रियल स्टीम बॉयलर। इंडस्ट्रियल स्टीम बॉयलर में हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर इन रेजिडुअल स्टीम बॉयलर, वो है आपका लाइम सोडा प्रोसेस। देन क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मीथेन इज मेजॉरिटी रिमूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू द रिएक्शन विद। मीथेन इज मेजॉरिटी रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। मीथेन, मेजॉरिटी ऑफ मीथेन जो है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर से रिलीज होता है, रिमूव होता है? तो मीथेन इज ही मेनली रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल। जब OH आयन जो हैं जब रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में तो मीथेन जो है आपका रिमूव हो जाता है, ठीक है। जब हाइड्रोक्सिल आयन रेडिकल जो है आपका रिएक्ट करेंगे तो मीथेन जो है आपका, मेजॉरिटी ऑफ मीथेन आपका रिड्यूस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है आपका स्टेबल गैस है, नॉट द मेजर सिंक ऑफ मीथेन। मेजर सिंक नहीं है ये मीथेन का। क्लोरीन की अगर हम बात करें, प्ले अ रोल ऑफ मीथेन लॉस इन स्ट्रेटोस्फेयर बट इन माइनर। बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है ये आपका मीथेन लॉस करता है बट एट दी स्ट्रेटोस्फेयर नॉट एट द ट्रोपोस्फेयर। ओजोन की बात करें, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ मेजर सिंक फॉर मीथेन। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्सिल रेडिकल इज द मेजर प्राइमरी सिंक अकाउंटेड 90% ऑफ मीथेन रिमूवल। तो हाइड्रोक्सिल रेडिकल की हेल्प से हम 90% ऑफ मीथेन का रिमूवल कर सकते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द लोकेशन ऑफ इनिशियल मूवमेंट अलॉन्ग द फॉल्ट कॉज अ अर्थक्वेक इज कॉल्ड। द लोकेशन ऑफ इनिशियल मूवमेंट अलॉन्ग अ फॉल्ट दैट causes an earthquake is called the epicenter, focus, initiation fault और none of the above। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, फोकस, ऑप्शन नंबर बी फोकस,
ठीक है, जिसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। तो क्या होता है ये, द पॉइंट इनसाइड द अर्थ, क्या होता है, इट इज़ द पॉइंट्स इनसाइड द अर्थ व अर्थक्वेक ओरिजिनेट द लोकेशन ऑफ इनिशियल मूवमेंट अलोंग अ फॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले अर्थ कहाँ से ओरिजिनेट होता है, फोकस से ओरिजिनेट होता है। एपीसेंटर क्या करता है, इट इज़ द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस। एपीसेंटर देखो, फोकस ये जैसे कि फोकस है, ठीक है, यहाँ से आपका अर्थक्वेक जो है जनरेट हुआ, इसके जस्ट अबव क्या प्रेजेंट होता है, एपीसेंटर प्रेजेंट होता है। तो इट इज़ द पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस। इनिशिएशन फॉल्ट की अगर हम बात करें, नोट अ स्टैंडर्ड टर्म। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड 1994 फर्स्ट नोटिफाइड इन द इंडिया अंडर दी, कौन से एक्ट के तहत जो है नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड 1994 को जो है वो बनाया गया था या नोटिफाई किया गया था। तो 1994 में फर्स्ट टाइम जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको नोटिफाई किया था, द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। और ये किसके तहत किया गया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल 1986 के तहत, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल 1986 के तहत। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, द मेजर डिजास्टर नोन एज लंदन स्मोक। लंदन स्मोक डिजास्टर कब हुआ था आपका, ग्रेट स्मोक लंदन स्मोक डिजास्टर जो है वो दिसंबर 1952 में हमें देखने को मिला था, दिसंबर 1952 में हमें ये देखने को मिला था, जिसमें 4000 इमीडिएट डेथ जो है हमें देखने को मिली, और 12, जिसका एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि 12,000 लोग जो है वो मारे गए हैं, और 4,000 इमीडिएट डेथ जो है वो उसी टाइम हो गई थी जब इस तरीके का प्रॉब्लम कॉज हुआ था, विच इज़ कोज्ड बाय कोल्ड वेदर और कोल कंबंशन। कोल कंबंशन एंड स्मोक एंड स्टेगनेंट एयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लंदन स्मोक। तो कोल कंबंशन की वजह से, कोल और स्मोक फॉर्म, और कोल कंबंशन स्मोक और स्टेगनेंट एयर की वजह से जो है आपका लंदन स्मोक फॉर्म हुआ, जिसमें 4,000 से लेके 12,000 तक के लोगों के मरने की आशंका जो है हमें देखने को मिली थी। तो इस टॉपिक के ऊपर भी जो है मैं बहुत अच्छे से जो है मैं एक लेक्चर अच्छा सा बना चुकी हूँ, रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है और एक्सप्लेनेशन चाहिए डीप, तो आप मेरा लेक्चर प्रेफर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फॉलो करें। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को का कौन सा है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच।